साथियों, अभय जी ने शुरुआत में ही रणवीर सहाय जी की जो कविता पढ़ी थी, आपको याद है उसकी पहली पंक्ति, सिंहासन ऊंचा है सभाध्यक्ष छोटा है। उन्होंने शायद मेरी तरफ लक्ष्य करके नहीं कही थी लेकिन बात 100% सही है। कल से जब से अभय जी ने कहा कि मुझे ये ड्यूटी करनी है, तो मैंने कहा आप किसी और वरिष्ठ व्यक्ति को देख लीजिए, और मैं तो इतने साथियों को यहाँ देखता हूँ, मैत्री जी सामने बैठी हैं, कितने साथी हैं, मैंने कहा किसी वरिष्ठ व्यक्ति को ले लीजिए। लेकिन उनका आग्रह था कि मैं काम करूँ, तो मैं समझता हूँ कि स्थिति यही है कि सिंहासन खाली है। राजेंद्र जी की छवि हम देख रहे हैं। मुझे पहले भी 2-3 बार इसमें आने का मौका मिल रहा था, और आप सबकी तरह मैं भी आज राजेंद्र जी को बहुत मिस कर रहा हूँ कि बिना यहाँ बातचीत, उनसे असहमत हुए बिना बातचीत करने का कुछ स्वाद कम हो रहा है। तो मैं समझता हूँ सिंहासन खाली था और उस पर खड़ाऊ रखने की नीयत से मुझे बुला दिया गया। लेकिन ये जो पंक्ति है, इसमें एक और खूबसूरती है, सिंहासन ऊंचा है सभाध्यक्ष छोटा है। ये बात दरअसल उस विषय पे भी लागू होती है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वैकल्पिक राजनीति। पिछले कोई 2 साल से अपना सब कुछ काम छोड़ के मैं अब उसमें लगा हूं जिसे पूर्णकालिक राजनीति कहा जा सकता है। और आपको सच बताता हूं, ये बात यहाँ पहली बार नहीं कह रहा हूं, कई बार मैंने बार इस बात को कहा है कि हर सुबह जब उठता हूं तो महसूस होता है कि कितनी संभावना, कितना कुछ हो सकता है, कितना बड़ा अवसर है। और दिन बीतते बीतते, दिन ढलते ढलते शाम को हमेशा लगता है कि जूता बड़ा है, पाँव कितना छोटा है, मौका कितना बड़ा है, हमारी झोली कितनी छोटी है। सिंहासन बड़ा है और उस पर जो हम सब लोगों को बैठाया जाता है, सब लोग कितने छोटे हैं। वैकल्पिक राजनीति की ये जो विडंबना है, इस पे मैं अपने वक्तव्य में बात में बनाया हूँ। अरुणा जी ने राजनीति की परिभाषा दी। मुझसे कभी पूछा जाता है तो मैं एक जुमला बोलता हूं, कहीं से उठाया हुआ नहीं है, पर मतलब बात करते करते कर लिया। मैं बार कहता हूं कि शुभ को सच में बदलने की जिद का नाम राजनीति है, कम से कम मेरे लिए। शुभ की सिर्फ पूजा अर्चना करना, उसके बारे में कविता लिखना एक अलग काम है, और सच के नाम पे यथार्थवाद को पेलना और सब तरह के समझौते करना एक दूसरी चीज है। लेकिन इन दोनों में रिश्ता बनाना, शुभ को सच में बदलने की जो जिद है, वो मेरे लिए राजनीति है, या आप कह सकते हैं वो मेरे लिए वैकल्पिक राजनीति है। अरुणा जी ने बात में एक अच्छा स्पष्टीकरण किया दो, और एक हमारे साथी के प्रश्न से बात और पूछे आई। वैकल्पिक राजनीति का मतलब राजनीति का विकल्प नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वैकल्पिक राजनीति का मतलब राजनीतिक विकल्प भी नहीं। राजनीतिक विकल्प का मतलब स्थापित राजनीति के स्थापित विकल्प, सपा बसपा, कांग्रेस गई तो भाजपा, भाजपा गई तो कांग्रेस इत्यादि। तो ये राजनीतिक विकल्प है। वैकल्पिक राजनीति एक बड़े सपने का नाम है, एक बड़े दुस्साहस का नाम है। वैकल्पिक राजनीति की बात हमें एक साथ इन दो चीजों को जोड़ने के लिए मजबूर करती है। विकल्प का नाम लेना हमें एक विचार की तरफ आमंत्रित करता है, उसे राजनीति से जोड़ना हमें याद दिलाता है कि विचार को कर्म से गूंथना होगा। विकल्प कह के हम एक सपने की बात याद करते हैं, वैकल्पिक राजनीति हमें याद दिलाती है कि सपनों को सच करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, उसके संचयन की जरूरत होती है। 20वीं सदी का अंत होते होते हमारे देश में वैकल्पिक राजनीति के ये जो 2 शब्द हैं, ये 2 अलग अलग छोर पे आके एक पूर्ण विराम की स्थिति में आके खड़े हो गए। विकल्प की बात महज स्वप्न दृष्टाओं की बात बनी, और राजनीति की बात व्यावहारिकता के समीकरण की बात बनी। आज इस सभा में
वैकल्पिक राजनीति की बात करके हम वापस इन दोनों ध्रुवों को, इन दोनों छोरों को जोड़ने की, इन दोनों विचारों को एक साथ लाने की कल्पना को जिंदा कर रहे हैं। और मैं हंस परिवार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने राजेंद्र जी की स्मृति में इतने सुंदर बात को दोबारा यहां जाहिर किया। मुकुल भाई ने एक अच्छा जुमला इस्तेमाल किया था अपनी बात में, सेकेंड रिपब्लिक। उन्होंने उसको एक विचार के संदर्भ में रखा कि हमारे राष्ट्रवाद का जो विचार एकांगी होता जा रहा है, उस एकांगी राष्ट्रवाद को हम पुनः इस देश का जो गहरा राष्ट्रवाद है उस तरफ कैसे लेके जाए। वो हमारे गणतंत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया होगी। एक तरह से हमारे गणतंत्र का दूसरा संस्करण, एक सेकेंड एडिशन हम निकाल सकते हैं। उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूं कि एक तरह से नरेंद्र मोदी के आने से, एक तरह से इस चुनाव के परिणाम से ये स्पष्ट हो गया कि इस देश में वैकल्पिक राजनीति की चुनौती क्या है और क्या होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी एक बुनियादी अर्थ में भारत का जो बुनियादी विचार है, उस विचार के जो तीनों स्तंभ हैं, उसके विलोम का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसलिए उनका सत्ता में आना हम सबको दोबारा याद दिलाता है कि भारत का विचार क्या था, क्या होना चाहिए। उस विचार को जिंदा रखने के लिए आपकी और मेरी क्या जिम्मेवारी। उसका एक स्तंभ वही था कि मुकुल भाई ने याद दिलाया, विविधता का भारत। और उन्होंने बहुत खूबसूरती से, इतिहासकार इतनी सुंदरता से बातों को रख सकता है, उन्होंने याद दिलाया कि ये जो एक धर्म एक भाषा वाला राष्ट्रवाद का विचार है, ये यूरोप का नकलची विचार है। कई बार इन निक्कर वाले साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि भाई, इस दुनिया का एक देश जो आपको समझ नहीं आया, उस देश का नाम है भारत। बाकी किसी देश में आपका विचार चल सकता है, इस देश की मिट्टी से मिलता नहीं है। और खैर, वो आपने रखी बात कि एक विचार जो इस देश के राष्ट्रवाद का विचार है, जो विविधता संपन्न देश का विचार है, ऐसे राष्ट्र की कल्पना का दुस्साहस जो यूरोप के मॉडल का राष्ट्र नहीं है, जो अपनी विविधता को अपनी कमजोरी नहीं समझता, अपनी विविधता को अपनी मजबूती समझता है, अपनी पूंजी समझता है। ये एक बहुत बड़ा विचार भारत का है। दूसरा स्तंभ है लोकतंत्र का विचार। लोकतंत्र का वो विचार जो ये मान के नहीं चलता कि लोकतंत्र सिर्फ संपन्न, शिक्षित, अघाए हुए लोगों के खेलने का छोटा सा खिलौना है, जो मान के चलता है कि लोकतंत्र इस दुनिया के सताए, पीड़ित, दबाए लोगों के हाथ का औजार बन सकता है। ये भारत का विचार है। और तीसरा, विकास का विचार। ये आखिरी व्यक्ति की आंख से आंसू पहुंचने वाला विचार, जो आर्थिक वृद्धि के आंकड़े का विचार नहीं, जो ये दुस्साहसपूर्ण कल्पना है कि दुनिया में ऐसी खुशहाली हो सकती है जहां एक की खुशहाली दूसरे की बदहाली करके ना हासिल हो। ये तीनों विचार भारत के विचार, जिसे हम भारत कहते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का सपना कहते हैं, उसकी बुनियाद में ये तीन स्तंभ है। नरेंद्र मोदी जी इन तीनों के विलोम के रूप में ये बिल्कुल दूसरे छोर पे खड़े हुए भारत का विचार पेश करते हैं। ऐसे में हमारे पास दो रास्ते। एक रास्ता ये है कि हम इनमें से किसी एक स्तंभ को बचाने का युद्ध करें। दिक्कत ये हो गई है कि हम सब लोगों की इतनी लड़ाइयां आजकल बचाने की लड़ाइयां हो गई। हमारे कितने आंदोलनों का नाम बचाओ है, हमारे कितने नारों में बचाओ शब्द आता है, क्योंकि हम सब डिफेंसिव बैटल में आ गए। मैं समझता हूं कि भारत के इस विचार के किसी एक टुकड़े को बचाना वैकल्पिक राजनीति नहीं है, वो राजनीतिक विकल्प है। उसकी भी जरूरत रहती है देश को। हो सकता है किसी स्थिति में कांग्रेस की भी जरूरत पड़ती हो सकता है कभी पड़ भी जाए, मगर ये राजनीतिक विकल्पों की लड़ाई है।
भारत के इस सपने के तीनों जो अंश हैं, तीनों टुकड़े, इन तीनों को जोड़ के अपनी समग्रता में उसका नवीनीकरण करना मेरे विचार से वैकल्पिक राजनीति का संघर्ष। तो कोई मुझसे पूछे वैकल्पिक राजनीति क्या, क्यों, तो मैं कहूंगा कि भारत के इस सपने को अपनी समग्रता में सोचना, उसका नवीनीकरण करना, केवल उसके एक टुकड़े को बचाने का संघर्ष नहीं करना, उसको 21वीं सदी के लिए नए तरीके से बना के पेश करना और इस देश के लोगों के सामने इस तरह से रखना कि वो इसका हिस्सा बन सके, वो लड़ाई मेरे लिए वैकल्पिक राजनीति की लड़ाई। इस लड़ाई के बारे में कई साथियों ने कहा, और इसलिए मैं कह रहा था कि वैकल्पिक राजनीति की जो लड़ाई है, वैकल्पिक राजनीति का जो संघर्ष है, वो दोनों चीजों की एक साथ मांग करता है। एक तो ये कि विकल्प को सिर्फ सपनों की दुनिया में न रखा जाए, विकल्प को संभव बनाया जाए। संभव विकल्पों की लड़ाई हमने लड़नी बंद कर दी, विकल्प को संभव बनाया जाए और राजनीति को पायदार बनाया जाए। इन दोनों को एक साथ करना हमने बहुत पहले छोड़ दिया था। आज का संदर्भ, आज की चुनौती ये मांग करती है कि हम इन दोनों चीजों को करें। कैसे करें, ये कहने के लिए मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूं जो एक और साथी ने कहा था कि लोग विकल्प चाहते हैं। शायद किसी साथी ने मंच पे ही कहा था, जगमती जी ने शायद कहा था, लोग विकल्प चाहते हैं। बात सुनने में सादी लगती है लेकिन गहरी बात है और इसे हमें याद रखने की जरूरत है, खासतौर पे इस तरह की गोष्ठियों में जहां हम मान बैठते हैं कि जब तक मेरे विचार मेरे अपने मुहावरे और जुमले में नहीं कहे जाएंगे तब तक उन्हें कहने वाले लोग दुनिया में खत्म हो गए। क्रांति आ गई, लेकिन मैंने जिस रंग की साड़ी पहन के आने को कहा था, या मैंने जो अपेक्षा की थी कि किस रंग की साड़ी पहन के आएगी, वो नहीं पहन के आई तो आई। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम याद रखें कि लोग विकल्प चाहते हैं। पिछले 2 साल में राजनीति करके और सारा समय अपना राजनीति में लगा कि और कुछ मैंने हासिल ना किया हो, एक चीज हासिल की है, वो ये आस्था है। शायद पिछले 2 साल में कुछ ही दिन रहे जब मुझे कोई ना कोई नौजवान, नवयुवती, बुजुर्ग न मिला हो जिसने कहा हो कि मैं अपनी नौकरी छोड़ना चाहता हूं, मैं अपना दुकान बंद करके आ गया हूं, मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा लेके आ गया हूं ताकि देश के अंदर कुछ अच्छा काम करना है। हम सब ने मानना बंद कर दिया था क्योंकि लोगों ने हमारी गोष्ठियों और आंदोलनों में आना बंद कर दिया था, इसलिए हमने मान लिया था कि इस देश में अच्छे काम होने बंद हो गए। मगर वास्तव में 2 सालों में आप सबको आमंत्रित करूंगा, इसके लिए मेरी पार्टी में आने की आवश्यकता नहीं है, देश में बहुत सुंदर काम हो रहे हैं, सब कुछ कीजिए। आज भी जिस मिडिल क्लास को हम गाली देते हैं, जिस मिडिल क्लास को हम कहते हैं कि देश से उसके सरोकार टूट गए हैं, और काफी लोगों के टूट भी गए, लेकिन उसी मिडिल क्लास से मैंने पिछले 2 साल में सैकड़ों लोगों को तो मैं खुद मिला जो हिंदुस्तान के गांव में जाना चाहते हैं, जो इस देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो अपनी क्लास के लिए कुछ नहीं चाहते, जो अपनी क्लास के बाहर जाके देखने सुनने को तैयार है। गांव के लोग जिनके बारे में हम सब मान बैठते हैं कि ये सब जाति बिरादरी के खेल में फंसे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन न जाने कितने लोगों से मिले जो इस जाति बिरादरी के चक्कर के बाहर सोचने को तैयार हैं। लोग विकल्प चाहते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि विकल्प की बाजार में विकल्प के ग्राहक कम हो गए, दिक्कत ये है कि विकल्प की दुकानों पे जो हमारे आप जैसे दुकानदार बैठे, वो उनका मन बुझ गया है, वो कोई नया माल देने को तैयार नहीं, उनको अपने माल में आस्था खत्म हो गई, या वो चीज बनाना बंद कर चुके हैं जिसकी इस देश को जरूरत है, जिसको उस ग्राहक को जरूरत है जो उसकी दुकान के सामने खड़ा हुआ है।
मैं बात काफी तीखे तरीके से कह रहा हूँ इसलिए कि हमारी ऐसी सभाओं में कभी कभी हमारा एक वो भाव हो जाता है कि देखिए हम तो इतने क्रांतिकारी, हम तो बदलाव के वो, लेकिन ये मूल जनता, इस देश की साधारण लोग थे, ये तो फंसे हुए हैं सब तमाम अंधविश्वासों में, तमाम चीजों में। ऐसा नहीं, वो जरूर इनमें फंसे हुए होंगे, जैसे आप और मैं भी पता नहीं कितनी चीजों में फंसे रहते हैं। हम भी अपनी जुमलेबाजी में फंसे रहते हैं, हम भी ऐसी किताबों में फंसे रहते हैं जो हमने 18-20 साल की उम्र में पढ़ी हुई थी। तो हम अपने झंडों में फंसे रहते हैं, हम लेटर हेड में फंसे रहते हैं, तो वो भी कई चीजों में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे हम कभी कभार इन चीजों से बाहर आ सकते हैं, वो भी इन चीजों से बाहर आते हैं। और तो जरूरी चीज इसमें ये है, जिसको अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में कहूं तो प्रॉब्लम डिमांड साइड की नहीं है, प्रॉब्लम सप्लाई साइड की है। ये जो वैकल्पिक राजनीति का संकट है, संकट ये नहीं है कि इसको ढूंढने, चाहने और इसकी कीमत करने वाले लोग नहीं है, संकट ये है कि इसे बनाने वाले लोग नहीं। वो क्यों नहीं है? अगर इस पे हम गौर करना चाहें तो मैं 2-4 चीजें कहना चाहता हूं कि वैकल्पिक राजनीति की तलाश हम कैसे न करें। पहला, बनी बनाई स्क्रिप्ट से काम नहीं चलेगा। ये जो बनी बनाई स्क्रिप्ट हमारे पास आई उसको कृपया करके हम कहीं और छोड़। 20वीं सदी की क्रांति का इतिहास हमें बताता है कि क्रांति हुई, क्रांति होंगी, लेकिन कोई भी क्रांति उस स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं हुई थी जो कि उसके लिए बनाई गई थी। दूसरा, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से किसी वर्ग विशेष की तलाश ना करें। ये सब 20वीं सदी के हमारे टोटके। हम किसी वर्ग विशेष की तलाश करते हैं जो कि वो करेगा। तीसरा, संगठन की किसी एक विशेष फॉर्म की तलाश ना करें। अरुणा जी ने ठीक कहा, पार्टियां जरूरी हैं, लेकिन पार्टी एकमात्र संगठन नहीं है। हमें इससे आगे सोचना होगा, किसी एक विशेष फॉर्म पे आग्रह न करें। चौथा, संकोच से कह रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं खुद इसमें शामिल हूं इसलिए कह सकता हूं कि पुराने भग्नावशेषों को जोड़ने से 21वीं सदी के सपने नहीं बनेंगे। ये कम्युनिस्टों पे भी लागू होती है और समाजवादियों पे भी लागू होती है। क्योंकि मैं समाजवादी खानदान परिवार गोत्र से आया हूं, इसलिए वो खबरें मैं ज्यादा उनकी सुनता रहता हूं। बस इस देश के समाजवादी किसी तरह से एक हो जाए, मेरी रूह सिहर उठती है सोच के कि इस देश के सारे समाजवादी कांग्रेस से लेके और बीजेपी तक सब अगर एक बैठ गए उस कमरे में क्या क्या बातें होंगी सोच के मैं कांप उठता हूं। तो कृपया भग्नावशेषों के प्रति मोह बंद कर दें। उन भग्नावशेषों को जोड़ने से कोई नई इमारत खड़ी नहीं होगी। नई इमारत के लिए नई ईंट, नया गारा, नए विचार की जरूरत होगी। और पांचवा, नए सपनों के लिए खंड खंड में सोचना बंद कर दें। ये जो हमारी मानसिकता बन गई है, जिसमें हम सोचते हैं कि इस देश के लिए पैसा कमाना तो मनमोहन सिंह का काम है नहीं था, अब तो अरुण जेटली का काम है, लेकिन वो पैसा खर्च कैसे किया जाए ये बताना मेरा काम है। क्योंकि मैं समाजवादी हूं, क्योंकि मैं क्रांतिकारी हूं, क्योंकि मैं समतावादी हूं। अगर आप वाकई बड़े सपने पालते हैं तो आपको सिर्फ खर्चा करना नहीं बताना होगा, आपको आमदनी करने के तरीके भी बताने होंगे। इस तरह मैं मुहावरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा पे भी लागू हो सकती है, ये बात माइनॉरिटी प्रोटेक्शन पे भी लागू हो सकती है, सब चीजों पे लागू हो सकती है। तो खंड खंड में विचार सोचने की बजाय हम समग्रता में सोचना शुरू करें। हमारा सुंदर गाना हुआ करता था, एक गांव नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगे। सारी दुनिया को मांगना केवल एक मांग नहीं है, वो एक जिम्मेवारी भी है। सारी दुनिया के बारे में सपना सोच सकने की जो समग्रता चाहिए, वैचारिक, वो हम अगर छोड़ देंगे तो कैसे सारी दुनिया मांगेगी, किससे मांगेगी? मैं जो कह रहा हूं वो ये कि वैकल्पिक राजनीति की तलाश किसी सुदूर भविष्य में अपने बनाए हुए किसी मैप से आगे हम देखना बंद कर दें। इस वैकल्पिक राजनीति की तलाश हम आज जहां जहां हम खड़े हैं वहां से शुरू करें और इस विश्वास से शुरू करें कि शायद इस चीज को मैं वैकल्पिक राजनीति कह रहा हूं, वो शायद मेरे इर्द गिर्द मौजूद है, शायद उसे चाहने वाले हैं, शायद उस वैकल्पिक राजनीति की चाह, वो आशा, वो ऊर्जा
वो विचार हमारे देश में मौजूद हैं, मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, शायद वो उस शक्ल में है जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। और अगर ऐसा है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसे पहचानना शुरू करूं। दूसरा, उसे बने बनाए वैचारिक और सांख्यिक ढांचों में ढालने का हम प्रयास न करें। और अरुणा जी, मेरा पोस्ट आइडियोलॉजिकल शब्द तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, ना मैं इस्तेमाल करता। मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह रहता है कि ये जो 20वीं सदी के बने बनाए डब्बे थे, जिसमें से एक को हम सोशलिस्ट कह देते थे, एक को हम राइटिस्ट, तो खैर इस देश में बेचारे पतली हालत ही रही है हमेशा उनकी, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और ये सब। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि 21वीं सदी के लिए हम खुद अपने उत्तर, अपने समाधान ढूंढें। उन समाधान को एक समग्र तरीके से सोचें। बिल्कुल, अगर उसे समग्र तरीके से सोचने का नाम आइडियोलॉजी है तो अच्छी बात है, फिर आइडियोलॉजी से सोचें, समग्रता से सोचें। उसका लेबल लगाने का काम हम दूसरे लोगों पे छोड़ दें। 20 साल बाद कोई आ जाएगा ना, हमारे जैसा कोई एकेडमिक आ जाएगा, वो उस चीजों के लिए नाम दे देगा। उसके लिए लेबल लगाने की हम चिंता ना करें, और पुराने डब्बों के लेबल से हम आक्रांत ना हो, उनको छोड़ दें। हर डब्बे में से जो काम की चीज आती है वो निकाल लें, बस केवल उतना ही चीज थी। अगर उसको पोस्ट आइडियोलॉजिकल कहते हैं, पता नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, मुझे वो पसंद नहीं है शब्द। लेकिन बने बनाए वैचारिक और सांगठनिक ढांचे, सांगठनिक ढांचे क्या पार्टी है, पार्टी को ऐसा होना चाहिए, केवल ये चीज करनी चाहिए, वो तो नहीं कर सकती। 21वीं शताब्दी 20वीं सदी की पार्टी के मॉडल से नहीं चल सकती है। वैकल्पिक राजनीति के लिए जो एक ढांचा होगा, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी का अंश होगा, उसमें कहीं ना कहीं आंदोलन का अंश होगा, हो सकता है उसमें कोई एनजीओ का भी अंश हो, और हो सकता है उसको 20-25 साल बाद कोई दूसरा नाम दे दे, क्या फर्क पड़ता है। इस संघर्ष की जमीन क्या होगी? डीबीसी पाटिल ने बहुत सुंदर एक जुमला बोला, अगर कोई मिस कर गया हो तो मैं उनके लिए दोबारा बोल दूं। क्रांति का अपना आकाश और अपना इंद्रधनुष होता है। मैं उस बात से 100% सहमत हूं कि उसका अपना आकाश और इंद्रधनुष है, और उसे देखने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने दिमाग की खिड़कियां खोलें। जब हम अपने दिमाग की खिड़कियां बंद करके बैठ जाते हैं तो वो आकाश, वो इंद्रधनुष हमें दिखाई नहीं देता। वैकल्पिक राजनीति का संघर्ष कई मोर्चों पे लड़ा जाएगा। चुनाव का मोर्चा होगा, आंदोलन और संघर्ष होंगे, रचना होगा, तमाम और दलों के साथ संघर्ष होगा, दलों के भीतर संघर्ष होगा, इनके बाहर नहीं हो सकता कोई, इससे एक अलग चीज नहीं हो सकती। वैकल्पिक राजनीति का संघर्ष दलों के भीतर भी होगा, दलों के द्वारा होगा, और दलों को किनारे रख के भी होगा। तमाम तरह के मोर्चों, तमाम तरह की जमीन पे इस तरह का संघर्ष होगा। सारी बात को मैं सिर्फ आज के संदर्भ से जोड़ के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं आम आदमी पार्टी पे ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि न तो वो विषय है, न ही मैं उस लालच में फंसना चाहता, और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वैकल्पिक राजनीति के बारे में सब जो अच्छी बातें मैं कह रहा हूं वो मेरी पार्टी पे अप्लाई करती है। जैसा जगमती बहन ने जो अच्छी बातें कही, सारी उनकी पार्टी पे लागू नहीं होती है। हम सब अपनी अपनी पार्टी के अंदर कुछ अच्छा करने, कुछ बुरा रोकने के संघर्ष में है, जो राजनीति में सतत प्रक्रिया होती है। आम आदमी पार्टी इस देश में हो रहा एक बहुत बड़ा, अनूठा, अद्भुत प्रयोग है। उस प्रयोग को केवल इसलिए खारिज न कर दें कि उस प्रयोग की जो मेरी कल्पना थी उसके अनुरूप वो क्यों नहीं हो रहा। उस प्रयोग को हम अंदर से देखने की कोशिश करें, उसकी दिशा, उसमें जो संभावनाएं हैं, उसमें जो खतरे हैं, दोनों को देखें, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें। पिछले 2 साल से इस देश में एक बहुत बड़ी चीज हुई है। आम आदमी पार्टी उसका एक छोटा सा निमित्त है। वो ये कि जैसे मेरे साथी ने यहाँ कहा, राजनीति का विकल्प नहीं हो सकता, राजनीति करनी होगी। ये बात कहने वालों की संख्या इस देश में एकदम कम हो गई थी आज से 3-4 साल पहले। अचानक, और कुछ भी हो ना हो, ये बात कहने वाले लोगों की संख्या इस देश में बढ़ गई। यानी कि इस देश में लोकतंत्र का जीवन थोड़ा सा लंबा हो गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समाज के। इस चुनाव
चुनाव ने एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने पेश की है, लेकिन इस चुनौती में एक संभावना है। अगले 5 साल का जो संघर्ष होगा, वो संघर्ष भारत के सपने को बचाने का संघर्ष होगा। हो सकता है भारत में लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष हो। वो संघर्ष जैसे इमरजेंसी के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, उसने इस देश में एक नई राजनीति को जन्म दिया। इसी तरह से अगले 5 साल का संघर्ष सिर्फ राजनीतिक विकल्प ही नहीं, एक वैकल्पिक राजनीति की भी उम्मीद खोलता है। उस वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद में, उस संभावना में कौन पार्टी आगे जाएगी, कौन व्यक्ति आगे जाएगा, कौन पीछे जाएगा, आज से 50 साल बाद लोग इसकी चिंता नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये देखेंगे कि भारत नामक इस सपने को, इस सपने का नवीनीकरण हुआ, और जिसे हम वैकल्पिक राजनीति की तलाश कहते हैं, वो दरअसल भारत द्वारा खुद अपने भविष्य की तलाश है, इस देश के द्वारा अपने भीतर देखने की तलाश है, और इन सब देशवासियों के लिए बाहर ही नहीं, अपने अंतर्मन की यात्रा